वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी को कंटिन्यूअस करेंगे। हम बात करते हैं आज का जो टॉपिक हमारा पहला टॉपिक है, इसका नाम आप डाल दीजिएगा हेडिंग कुछ इस तरीके से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो, हम जानते हैं जितना भी सब्सटेंस होते हैं या मटेरियल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ऑल सब्सटेंसेस are made of molecules। तो फिर गैसेस भी मॉलिक्यूल से ही बनी होंगी। और जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो कंटिन्यूअस, रैपिड एंड रैंडम मोशन में रहते हैं। किसमें रहते हैं? एक तो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, रैंडम करते हैं मतलब किधर भी मूव कर सकते हैं। वो उनका कोई फिक्स नहीं कि एक्स एक्सिस पे चलेंगे या वाई पे जाएंगे या जेड में जाएंगे। और कंटिन्यूअस, रैपिड और रैंडम, स्पीड भी काफी तेज होती है। तो हम कह सकते हैं ऑल सब्सटेंस आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस आल्सो। गैस भी इसी में आती है, ठीक है, मॉलिक्यूल से बनी। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज in rapid, continuous and random motion। अब हम गैस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सबको इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। किसकी वजह से, किस टर्म में? मोशन के हिसाब से। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक मतलब मूवमेंट बेस्ड। तो हम कहेंगे द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, volume, etc. of gases expressed on the basis of this motion, on the basis of this movement, this motion, कुछ भी कहते हैं। So the theory is called kinetic theory, अब इस काइनेटिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, assumptions हैं। There are few या some assumptions, कुछ फैक्ट्स या पॉइंट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट, जो गैस की मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आइडेंटिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और रिजिड होते हैं। एक गैस में ऐसा होगा, दूसरी गैस अगर उठाओगे तो उनके अलग आइडेंटिकल होंगे, मतलब पूरी गैस के गैस बदलने पे मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन किसी सिंगल गैस के लिए, हाइड्रोजन के सभी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे। तो हम कहेंगे पहला फैक्ट हमारा ये होगा, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल, स्फेरिकल एंड रिजिड। ये फर्स्ट पोस्टुलेट या पहला फैक्ट हमारा है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनका जो मूवमेंट होगा कंटिन्यूअस होगा, रैपिड होगा और रैंडम होगा। ये फैक्ट इसमें रहेगा। द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is continuous,
रैपिड एंड रैंडम। एक और फैक्ट, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो मूवमेंट करेंगे, कर रहे होंगे, इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट डिफरेंट होगी और इनमें जो कोलिजन होगा, इंपैक्ट होगा, वो इलास्टिक कोलिजन होगा। इस वजह से नेट एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो हम कहेंगे द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक कोलिजन। एक और बात, इलास्टिक कोलिजन तो है ही, यहां पर जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो वेलोसिटी भी सिमिलर भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, तो हम डिफरेंट वर्ड यूज करेंगे। द मॉलिक्यूल्स आर इन डिफरेंट, या हैव लिख दो आर की जगह पर, द मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट velocities, have different velocities in different directions, in different directions। एक और फैक्ट उठाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स का अपना ओरिजिनल साइज होगा वो कंटेनर के साइज के कंपेयर में या टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो सेपरेशन होगा उससे अगर कंपेयर करें तो नेग्लिजिबल होगा या वेरी लेस। जैसे आपको बता दूं, हम गैस का जब कभी वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो पता वो किसका वॉल्यूम होता है? कंटेनर का होता है। किसका होता है? अगर 2 लीटर के कंटेनर में आपने गैस फिल की है तो वॉल्यूम क्या लेना होगा? 2 लीटर, यानी कंटेनर का वॉल्यूम। वही गैस अगर आप कंटेनर चेंज कर दो, 5 लीटर कंटेनर में डाल दोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 5 लीटर। यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अपना वॉल्यूम या साइज कैसा होता है? नेग्लिजिबल रहता है। कैसा रहता है? ये ध्यान रखना। तो हम कहेंगे साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल as compared to size of container and also distance between 2 molecules। 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन भी अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ये कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जिनको आप नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम बात करते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना वो प्रेशर अप्लाई करते हैं वॉल्स के कंटेनर की वॉल्स पर। बलून में लीजिए, उसकी भी वॉल्स पे वो प्रेशर अप्लाई करेंगे। इस प्रेशर के फॉर्मूले को भी हम ड्राइव करना नहीं सिखा रहे हैं आपको। Nowadays it is not in syllabus as a derivation, its formula is only in your syllabus for class 11th। तो हम सीधे फॉर्मूला बता रहे हैं कि होता क्या है। टॉपिक को इस तरह डाल दें। ये भी प्रॉपर्टी में आप लिख सकते थे, अगला फैक्ट इसका लिख सकते थे, मॉलिक्यूल ऑफ गैस अप्लाइड प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब ये कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं देखो, P यानी प्रेशर के लिए फॉर्मूला है 1/3 mn v² बार बाई कैपिटल V। अब इस सबका क्या मतलब मैं समझाता हूं, हर एक टर्म का मीनिंग समझ लें क्योंकि रिजल्ट सीधे मैंने आपके सामने पुट कर दिया है। P फॉर तो प्रेशर है जो अप्लाई किया गया कंटेनर की वॉल पर। M मतलब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल या ईच मॉलिक्यूल, कुछ भी कह दें। N मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर, या जितने भी आपने मोल लिया है मतलब उसमें जितने मॉलिक्यूल्स। v² बार, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मीन वेलोसिटी। क्या बोलते हैं?
स्क्वायर मीन वेलोसिटी या मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और टोटल वॉल्यूम ये है। वॉल्यूम ऑफ द गैस कह सकते हो या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कह सकते हो, दोनों का सेंस एक ही है, क्योंकि गैस का कंटेनर का ही वॉल्यूम कंसीडर होता है। ठीक है, तो ये तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि इन टर्म ऑफ या टेम्परेचर का काइनेटिक इंटरप्रिटेशन आता है। क्या आता है टॉपिक? काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, इसको डेंसिटी के फॉर्म में, और इसको देखो ऐसा और कैसे लिख सकते हैं, देखो इसी फॉर्मूले को एक और स्टाइल में मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1/3 कैपिटल M बाई वी, वी स्क्वायर बार। देखो कैपिटल M का मतलब पता क्या है? टोटल मास ऑफ द गैस है भाई, एक सिंगल मॉलिक्यूल का स्मॉल है और टोटल मॉलिक्यूल्स के नंबर n है, तो ये मिलाकर के टोटल मास ऑफ द गैस बन जाएगा। अच्छा, टोटल मास और बाई वॉल्यूम क्या होता है बताओ? डेंसिटी होती है। तो यही प्रेशर का फॉर्मूला डेंसिटी के फॉर्म में भी आ गया, देखो इन टर्म ऑफ डेंसिटी आ गया। देखो, तो अगर कभी कहीं ऑब्जेक्टिव वगैरह में नीड पड़ जाए तो आप इसको भी यूज कर पाओगे। इसी को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जरा देखना, समझना जरा बात को। इसी चीज को दोबारा से उठा रहे अगेन। 1/3 M बाई वी स्क्वायर बार है फॉर यूनिट वॉल्यूम। अगर ले लो आप, क्या ले लो? यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या लेट कर लो? 1। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया? देखो 1/3 mv स्क्वायर बार हुआ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इस टर्म पे, तो 2/3 आ रहे हैं, और 1/2 इसके साथ लिख दो। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना कि नहीं बना बताओ? तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। बस ई एवरेज इसको बोल देते हैं। 2 टर्म नोट करो, फिर हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। चलिए, इसके बाद हम एक बात करते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की। इसको इस तरह न्यू आर्टिकल की तरह आप समझ सकते हो, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। उठाना हमको स्टार्टिंग वहीं से करनी है। वी हैव कह देना सीधा, या वी नो दैट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर अप्लाइड बाय गैस मॉलिक्यूल mn v स्क्वायर बार बाई टोटल वॉल्यूम। इसमें से जो वॉल्यूम वाला टर्म है उस तरफ शिफ्ट कर लो और इसको कैपिटल M रहने दो। इस तरीके से लिखा जा सकता है। और PV इज इक्वल टू, आपने सुना होगा, चलो फॉर 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, फॉर 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल की बात कर दो, तो PV इज इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन RT हो जाएगी अगर 1 मोल यूज करेंगे आप। तो फिर इसको RT लिख दो। देखो RT इज इक्वल टू 1/3 ऑफ M V स्क्वायर बार। यहां से 3 और M उस तरफ ले चलो, तो V स्क्वायर बार जो बनेगा वो बनेगा हमारा, देखो RT और 3 बाहर आ जाएगा बाई कैपिटल M। इसमें से रूट ले लो बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो V स्क्वायर मीन का रूट हो जाएगा, इधर भी रूट हो जाएगा 3RT बाई M। इस टर्म को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे रीड करेंगे। तो रूट मीन और स्क्वायर, किसका ये रूट मीन स्क्वायर है? वेलोसिटी का। तो इसके लिए हम लोग टर्म लिखते हैं V और सफिक्स में RMS, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर का भी अगर निकालना होगा इसका, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। पहले तो एक बात ये जान लो आप, यहीं से हम टेम्परेचर इंटरप्रेट करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं, देखो जो VRMS है, अगर R और M को देखा जाए तो कांस्टेंट है कि नहीं? R क्या है? गैस कांस्टेंट। M क्या हो गया? टोटल मास ऑफ द गैस। तो कुल मिला के VRMS जो है रूट T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ भैया। अगर सपोज करो ये T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। हियर T क्या है बताओ? T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, अगर हम लेट कर लें T0, तो फिर VRMS क्या हो गई बताओ? VRMS भी तो 0 हो गया। ये जो T0 लिया इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं?
यहां से डेफिनेशन बन सकती है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो हम कहेंगे सच टेम्परेचर एट विच द मोशन ऑफ द गैसेस विल स्टॉप। बोलो, मूवमेंट रुक जाए। बोलो, इट इज द मिनिमम रीचेबल टेम्परेचर, इससे छोटा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं सच मिनिमम टेम्परेचर at which motion of gas molecules stopped is called absolute zero temperature। absolute zero टेम्परेचर। नोट करिए यहां तक की बात। देखिए, हम लोग रूट मीन स्क्वायर समझ गए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जान गए, जीरो जान गए। 3 टाइप की वेलोसिटीज काइनेटिक थ्योरी में डिस्कस होती हैं, जिनके रिजल्ट आपके सामने डायरेक्ट में दे रहा हूं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड गैस की, और एक होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो जनरली अकर्ड होती है, उसको मोस्ट प्रोबेबल कहते हैं। इनकी वैल्यूज आपको डायरेक्ट लर्न कर लेनी है, डेरिवेशंस नहीं करना है आपको। जब एवरेज निकाला जाता है तो 8 RT बाई पाई आता है, पाई एम। अभी रूट मीन स्क्वायर हम लोग निकाला ही था, 3 RT बाई एम था। और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आती है वो होती है रूट 2 RT बाई एम। कितना रहेगा भाई? रूट 2 RT बाई एम। ठीक है, इनके बिटवीन एक रिलेशनशिप भी होती है। जैसे हम बात करेंगे यहां पर सबसे ग्रेटर वैल्यू, आप कंपेयर करिए इन तीनों को, आल्स को अगर आप कंपेयर करेंगे रेशियो वाइज डेसिमल में कन्वर्ट करिए भाई। आरटी तो कॉमन है सब में, आरटी बाई एम देखो वो कैंसिल हो जाएगा। 8/पाई की वैल्यू निकालो, 3 रूट की निकालो, रूट 2 की निकालो। तो जब कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे सबसे ग्रेटर वैल्यू किसकी है? VRMS की, उससे लेस एवरेज, और सबसे लेस मोस्ट प्रोबेबल। यानी नाम है मोस्ट प्रोबेबल लेकिन वो लीस्ट वैल्यू रखती है। तो ये रेशियो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे गिवन होते हैं, या इनका ऑर्डर गिवन होता है, 4 ऑप्शन बना देंगे। तो इस चीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट नोट करें इसको भी। देखिए, अब एक और बात हम करेंगे, इसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसको समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो गैस के मॉलिक्यूल से मैंने कहा वो रैंडम मूव करते हैं, कंटिन्यूअस मूव करते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में जिस तरफ भी जाएंगे, या तो एनर्जी लॉस करके आएंगे उस तरफ, या एनर्जी गेन करके आएंगे। तो इसको हम नया टर्म देंगे, एक न्यू वर्ड यूज करेंगे, एक्सचेंज, लेना और देना। तो देखो, जितने पॉसिबल डायरेक्शंस में कोई गैस मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, उनके नंबर्स को हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इन विच, डायरेक्शन कह सकते हो, वेज भी कह सकते हो, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस और वेज और कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इन विच अ गैस मॉलिक्यूल कैन एक्सचेंज इट्स एनर्जी इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आर्टिकल का नाम डालिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यही डेफिनेशन पहले तो लिखेंगे, all possible ways or directions in which a gas molecule can exchange its energy. Its energy is called degree of freedom। अब जरा इसको समझ लेना भाई, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, मैं कुछ एग्जांपल्स से दिखा रहा हूं। अब मॉस्क्यूटो इन रूम, बताओ, एक मॉस्क्यूटो है आपके कमरे में, उड़ रहा है, उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है पॉसिबल? 3 हो सकती, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 डायरेक्शन में जा सकता है। स्पेस में कोई बर्ड उड़ रही हो तो उसके लिए
वहां भी 3 हो गई। तो मॉस्क्यूटो हो या बर्ड हो, बर्ड इन स्पेस, इन दोनों का एक ही आंसर है, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3। कितना रहेगा? हाँ भैया, स्पेस का मतलब हमारा ये नहीं होता है कि एटमॉस्फेयर के बाहर। फिजिक्स में स्पेस का मीनिंग क्या है? ये रूम भी स्पेस है, जगह, खुला आसमान भी कह सकते हो। फिजिक्स में स्पेस का सेंस किससे है? खुली जगह से। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बना रहा है ये दोनों? 3 बना रहे हैं। एक और जैसे देखते हैं हम एग्जांपल में, एक कोई वर्म है, वो इस टेबल पे टहल रहा है, उसके कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? टेबल पर है 2, लेंथ और ब्रीथ। अगर वही वर्म एक स्ट्रिंग पर चल रहा हो तो 1 केवल लेंथ में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। फिलहाल हम यहां बात करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखो, गैस के मॉलिक्यूल को उसकी एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफाई करेंगे, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। ठीक है, उसमें देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी फॉर मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस होती क्या वैसे? कौन सी होती गैसेस मोनोएटॉमिक? जिनका मॉलिक्यूल सिंगल एटम से बना हो। इनर्ट गैसेस, इनर्ट समझते हैं ना, आइडियल गैसेस वो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ये सब क्या है? इनर्ट गैसेस हैं, वो होती मोनोएटॉमिक। इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। कितना रहेगा? हम F से डिनोट करेंगे। फॉर डायटॉमिक, डायटॉमिक मतलब समझते हो? जैसे यहां तो He, Ne, Ar एसेट्रा। डायटॉमिक में H2, N2, O2 एसेट्रा। बोलो भैया, इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 रहेगा। एक्चुअल में 2 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल 2 एटम से बना है, वो आपस में किसी न किसी बॉन्ड से अटैच होंगे, तो उनका 3 तो डायरेक्शन हो गई हमारी ट्रांसलेशन वाली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और 2 हो गई रोटेशन की, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो टोटल कितने हो गए? 5। जितने जितने ज्यादा एटॉमिसिटी बढ़ती जाएगी, ध्यान रखो, मोशन को एक्सप्लेन करना उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो इसलिए हम पॉली, एक्चुअली में जो 3 एटॉमिक होते हैं उनकी 6 होती है, 7 भी होती कुछ की, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम फिलहाल 6 कहेंगे, फॉर पॉलीएटॉमिक नाम देंगे। इनके एग्जांपल CH3, CO2, 50 गैसेज है कोई भी। इसके लिए हम F को क्या ले रहे हैं फिलहाल? 6। इसको और डिटेल अभी इससे रिलेटेड बात करेंगे, उससे पहले एक टर्म जान लीजिए जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, या इसी को थ्योरम भी कहते हैं। 2 नाम से पहचाना जाता है, या तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोला जाएगा, या बोला जाएगा इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम। ठीक है, देखो जैसा कि नाम है आपको लग रहा होगा इक्विपार्टीशन। एक्चुअल में जो गैस मॉलिक्यूल है ना, जितनी भी डायरेक्शन में जाएगा, हर डायरेक्शन को वो इक्वल एनर्जी पार्टेड करेगा, या डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या एक्सचेंज करेगा, इक्वल अमाउंट। और वो अमाउंट भी फिक्स है, 1/2 kT। कितना? 1/2 kT। अब ये K पता क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आप K लिखो या बाई सफिक्स में B और डाल दो, तो हम ये कहेंगे कि गैस मॉलिक्यूल ऑल डायरेक्शंस को या ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। और हर डिग्री के हिस्से में जो एनर्जी आती है वो कितनी आती है? 1/2 kT। तो हम कहेंगे गैस मॉलिक्यूल्स exchanges equal amount of energy in all degree of freedoms, in all degree of freedom. This is called, या this amount पहले लिख लो, which is 1/2 kT।
दिस लॉ इज कॉल्ड, दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो अगर किसी मॉलिक्यूल की नेट एनर्जी अगर हम आपसे पूछें तो कितनी होती होगी, सोचो, नेट एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। भाई देखो, हर डायरेक्शन के हिस्से में इतना दे रहा है वो, और f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसके पास कितनी टोटल एनर्जी है बताओ? F/2 kT, या हाफ आगे लगा दो भाई, इतना नोट करो पहले। अब हम एक बात करते हैं, इसको बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ Cp, Cv एंड गामा, इनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो देखिए, वन मॉलिक्यूल के लिए निकाला मैंने। अगर हम 1 मोल के लिए इस फॉर्मूले को बनाना चाहें, फॉर 1 मोल, देखो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं बताओ? एवोगाद्रो नंबर के बराबर। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगाद्रो के बराबर। तो एवोगाद्रो नंबर यानी Na को K से अगर मल्टीप्लाई कर दो ना, देखो यहां Na से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? अब 6 × 10⁻23, उसका सिंबल हम Na लिखते हैं। और जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और एवोगाद्रो नंबर का प्रोडक्ट होता है वो गैस कांस्टेंट R होता है। क्या होता है? तो ये फॉर्मूला बन गया ½ FRT। ये हो गई हमारी टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। ये हो गई क्या? टोटल एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ द गैस। यहीं से हम एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेशन कर दो या कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन ऑफ Cp, Cv एंड गामा। इनको हम बताने वाले कि क्या वैल्यूज होती है इनकी। तो देखो, इसको एक बार हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये बन जाएगा du/dt, और t का यहां 1 हो जाएगा, तो क्या बचा? ½ FR बचा कि नहीं बचा बताओ भाई, डिफरेंशिएशन के बाद। और ये किसको डिनोट करता है? Cv को। तो Cv का जो फॉर्मूला तैयार होकर आया आपके पास, वो क्या आया? ½ FR। अब हम Cp को डिफाइन करना चाहते, तो हमने मेयर्स फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं पढ़ा? Cp - Cv = क्या होता है? R। और Cp हम पता करना चाहते हैं, तो Cv + R हो जाएगा कि नहीं बताओ? और Cv अभी हमने निकाला है, कितना निकाला बताओ? ½ FR + R। R कॉमन ले लो, तो क्या बना? F/2 + 1R नहीं बना बताओ? देखो, Cp Cv का फॉर्मूला बन गया। अब हम गामा को बनाना चाहते हैं, तो गामा के लिए फॉर्मूला आपने सुना है Cp/Cv, नहीं सुना बताओ? Cp Cv का रेशियो होता है गामा, डिवाइड कर दो, तो देखो गामा क्या बन के आ रहा है, इसमें वो डिवाइड करो, तो F/2 + 1 इंटू में R डिवाइडेड बाई F/2R। देखो वो F/2R था कि नहीं था? ये जब डिवाइड कर दोगे आप, तो R से R तो कैंसिल हो गया, F/2 से F/2 कैंसिल हुआ, 1 हो गया, और 2 ऊपर चला जाएगा, 2/F आ जाएगा। देखो गामा क्या बनेगा? 1 + 2/F। आइए अब हम लोग कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? हम इन तीनों को पर्टिकुलर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। केस फर्स्ट, फॉर मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के लिए मैंने आपको F की वैल्यू क्या बताई बताओ? 3 बताई थी कि नहीं बताई थी? F। तो फिर Cv क्या बना देखो जरा। मोनोएटॉमिक के लिए जब Cv बनाओगे तो क्या बनेगा? यहां F को 3 रख दो, तो 3/2R बन गया कि नहीं बन गया बताओ? 3/2R बोलो भैया। तो Cp कितना बनेगा ये भी देख लेते जरा यहीं पर, मोनो के लिए। यहां पर भी 3/2 रख दो, 3 तो 3/2 और +1 तो क्या बन गया? 5/2R। तो फिर गामा क्या बनेगा? इन दोनों का रेशियो करो, Cp ऊपर रहेगा, तो 5/2/3/2 कैंसिल, 2 तो 5/3 बना कि नहीं बना बताओ? और 5/3 को अगर डेसिमल में ले जाओ तो क्या बनेगा? 1.67। बोलो भाई, नहीं सही हुआ बताओ? अच्छा, ऐसे ही केस 2 उठाओ, फॉर डायटॉमिक। जब आप डायटॉमिक गैस की बात करेंगे तो F हो जाएगा कितना हमारा? 5।
डायटोमिक के लिए। फिर निकाल दो CV, चलो तो CV कितना बनने वाला देखना जरा, 5/2R। CP कितना बनने वाला है जरा बताओ भाई, यहां रख दो 5/2 + 1 तो 7/2। CP/CV कर दो गामा के लिए तो 7/5 हो जाएगा कि नहीं बताओ, और 7/5 को डिवाइड करो 1.4, डिवाइड कर लेना। केस थर्ड फॉर पॉलीएटॉमिक, इसके लिए हम लोग F कितना लेने वाले हैं, 6। फिर बनाओ CV, CV कितना होने वाला जरा देख लो भैया, F यानी कि 6/2 मतलब 3R, कितना बन जाएगा 3R। CP कितना बन रहा है जरा अभी भी देख लो, हाँ 6/2 3 + 1 4R। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो गामा बनेगा। गामा मतलब होता है CP/CV, इसको ध्यान रखना। तो 4/3 या 1.33। ये सब आंसर्स गामा की वैल्यूज आपको तैयार होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी, नोट करिए इसको।